यस, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग आप अकाउंट्स में लास्ट चैप्टर दैट इज एडमिशन कम रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन। सिलेबस अगर देखा जाए उसमें एडमिशन कम रिटायरमेंट दिए हैं और बट मेनली जो ट्रेस दे रहे थे वो डिसोल्यूशन पे। तो हम लोग डिसोल्यूशन पहले करेंगे, फिर इसके बाद एडमिशन कम रिटायरमेंट का कुछ क्वेश्चन। सेपरेटली एडमिशन सेपरेटली रिटायरमेंट ये सब है नहीं आपका सिलेबस में। तो स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और इससे आपको क्वेश्चंस मिलेगा 15 मार्क्स, हो सकता है 20 मार्क्स भी दे सके, मतलब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का अलग से आ सकता है। 3 ग्रुप रहेगा ना, ग्रुप ए 5 मार्क्स, ग्रुप बी 10 मार्क्स, ग्रुप सी 15 मार्क्स। 15 मार्क्स में यहां से तो एक मिलेगा सीओ, और एक 5 मार्क्स में भी दे सकता है। तो क्या होता है डिसोल्यूशन, तो सीखते किस क्या बोलते हैं डिसोल्यूशन के बारे में। तो रूल्स ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के लिए क्या रूल्स है? अच्छा, डिसोल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है ना, फर्म अपना बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, जो पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा था उसको क्लोज किया जा रहा है। तो क्लोज करने का रीजन क्या? रीजंस फॉर डिसोल्यूशन या कॉजेस। क्या रीजंस है? एक तो हो गया एज पर डीड में मेंशन किए थे कि हम लोग इतना साल बिजनेस करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। तो ये भी हो सकता है, अब डीड के हिसाब से क्लोज किया जाएगा। वॉलंटरी डिसोल्यूशन, डीड में तो नहीं था, लेकिन पार्टनर सब अब डिसाइड किए नहीं, अब चलो इतना साल बिजनेस कर लिए, अब हम उसको क्लोज कर देते हैं। दैट इज वॉलंटरी डिसोल्यूशन। थर्ड, लीगल रीजंस। अब थर्ड हो गया लीगल, मेनली जो होता है इसी के लिए होता है। लीगल रीजंस में एक तो इसमें इसके अंदर बहुत सारे हैं। एक ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, एक हो रहा है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, मतलब इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर और पार्टनर्स। एक पार्टनर हो सकता है या बहुत सारे पार्टनर्स भी हो सकता है। इंसॉल्वेंट हो गया पार्टनर, इसके कारण एक फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है। बी, ड्यू टू इलीगल एक्ट, कुछ एक्टिविटीज किए जो इलीगल, कुछ इलीगल एक्टिविटी की है, इसके कारण गवर्नमेंट इसको बोल रहे नहीं आपको, तो आप बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। थर्ड, तो लीगल रीजंस में एक तो इंसॉल्वेंसी हो गया, कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो गया, और ड्यू टू, हाँ डीड भी आ जाएगा। डीड में था तो डीड में था तो उसके हिसाब से हो रहा है ना, वो भी लीगल केस हो रहे हैं, तो ऊपर आ जाता है, फिर भी तो सेपरेटली भी लिख दिए। तो ये सारा रीजंस है अब फार्म डिसॉल्व होने का। ओके, नाउ अब आ जाते हैं, हम लोग डिसॉल्व हो रहे हैं तो क्या प्रोसेस होगा, डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन सॉरी अब डिसॉल्व किया जा रहा है, तो डिसॉल्व कैसे किया जाएगा, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रोसेस से एक अकाउंटिंग पार्ट भी आ जाएगा। क्या होता है प्रोसेस, समझते?
इसके लिए ना हम एक बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे, पहले समझेंगे। एक फार्म था, उनका एसेट्स लायबिलिटी था, आप डिजॉल्व हो रहे तो कैसे किया जाएगा। बैलेंस शीट में ये आपका एसेट्स है और ये आपका लायबिलिटीज है। एसेट्स में बोलो क्या क्या होता है। फिक्स्ड एसेट्स होता है ना, फिक्स्ड एसेट्स में क्या आता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, उसमें इंटेंजिबल कुछ है, गुडविल है, पेटेंट राइट एक्सेट्रा। तो फिक्स्ड एसेट्स जितना था वो। इसके बाद इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, हम कहीं पे इन्वेस्ट किए थे, इन्वेस्टमेंट भी। फिर इसमें करंट एसेट्स, करंट एसेट्स इसमें भी कुछ लिखते हैं हम, स्टॉक है, डेटर्स है, फिर इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस है और कैश एंड बैंक है। तो ये सारा करंट एसेट्स है। और एक है फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये सारा एसेट्स हो गया। और लायबिलिटीज में है, लायबिलिटीज में पार्टनर्स कैपिटल, जितना भी पार्टनर्स था, मान लो XYZ पार्टनर्स, सब कोई कैपिटल कुछ लेके आए थे, वो कैपिटल है। फिर रिजर्व फंड कुछ होगा, हो सकता है, पार्टनर से लोन, वाई से लोन लिए थे, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से भी लोन लिए थे, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इस तरह कुछ लायबिलिटीज भी है और कुछ एसेट्स है। ऑब्वियसली ये बैलेंस शीट है। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, डिसोल्यूशन प्रोसेस समझते हैं। तो अभी बोले थे डिजॉल्व मतलब क्या होता है, और कोई आएगा या नहीं, पता नहीं, नहीं आए। ठीक है, हमको पता था इसीलिए स्टार्ट कर दिए, डिसोल्यूशन स्टार्ट किया। डिसोल्यूशन मतलब होता है बिजनेस को क्लोज करना, पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर देना। ठीक है, तो बंद करने का क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। क्यों क्लोज किया जा रहा है, इसका रीजन क्या, क्यों क्लोज किया जा रहा है, इसका रीजन क्या, क्या रीजन हो सकता है। एक बोले थे कंपनी, सॉरी पार्टनरशिप में एक डीड था कि हम लोग इतना साल करेंगे, इसके बाद क्लोज कर देंगे, और डीड के हिसाब से क्लोज किया जा रहा है। दूसरा हो गया वॉलंटरीली, सब पार्टनर्स मिलकर डिसाइड किए चलो इतना दिन कर लिया बिजनेस, अब हम लोग इसको क्लोज कर देते और नहीं करेंगे बिजनेस, हो गया बहुत कर लिए। ठीक है, सब पार्टनर्स डिसाइड किए अब हम लोग डिजॉल्व कर देते। थर्ड, लीगल रीजन। लीगल रीजन में बहुत सारे केस, एक तो हो गया पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, जहां से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा, इंसॉल्वेंसी पार्टनर्स इसीलिए डिजॉल्व हो रहे। ठीक है, मतलब पार्टनर दिवालिया हो गए, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में कोर्ट बोलेगा इस फार्म को क्लोज करो, इसका प्रॉपर्टी बेच के सबको पे करो, तो इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। सेकंड हो गया कुछ इलीगल एक्टिविटी की है, तो हाँ कुछ इलीगल एक्टिविटी की है तो आके क्लोज कर देगा। थर्ड, अब डीड के हिसाब से भी होता है, और भी हो सकता है जहां से लोन लिए थे, लोन रिपे नहीं कर रहे, हम लोन लिए थे, लोन रिपे नहीं कर रहे, तो जो जहां से लोन लिए थे ना, वो कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाएगा तो फिर बस कोर्ट। तो ये सारा रीजन है लीगल, इसके कारण फार्म डिजॉल्व हो गया। ठीक है, अब डिजॉल्व हो रहे हैं तो डिजोल्यूशन कैसे किया जाएगा, उसका प्रोसेस, उस प्रोसेस को आप समझेंगे, यही इंपॉर्टेंट है सीखना। तो इसके लिए मैंने एक बैलेंस शीट ड्रॉ की, एक फार्म का बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी आता है, सारा एसेट्स और लायबिलिटी लिखे। तो एसेट्स में बोलो तो क्या क्या एसेट्स लिखे, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब जो शॉर्ट टर्म एक साल के अंदर जहां से कैश रियलाइज हो जाएगा, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश, बैंक एक्सेट्रा। और एक लिखे फिक्टिशियस एसेट्स। और लायबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल, फिर इसके साथ रिजर्व फंड, पार्टनर से लोन लिए, बाहर से लोन लिए, और करंट लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। ना डिजॉल्व का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन। अब लिखते जाओ, प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन। पॉइंट 1, स्टेप 1, डिजोल्यूशन प्रोसेस क्या हो रहा है, लिखो स्टेप 1,
रियलाइजेशन और सेल ऑफ, रियलाइजेशन और सेल ऑफ, ये था टोटल। फर्स्ट प्रोसेस, रियलाइजेशन और सेल ऑफ रियलाइजेबल एसेट्स। ये ध्यान देना, रियलाइजेबल एसेट्स क्या होता है? रियलाइजेशन और सेल ऑफ कौन सा एसेट्स? रियलाइजेबल एसेट्स। ठीक है, सबसे पहले फार्म को करना क्या होगा? जो भी एसेट्स है उसको बेच देना है। अगर बिजनेस ही नहीं करेंगे, अब एसेट्स रख के क्या करेंगे? सब बेच देंगे। तो दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन ऑफ और सेल ऑफ। लेकिन अब बेचोगे तो कौन सा एसेट्स बेच पाओगे? वही हो गया रियलाइजेबल एसेट्स। तो इस हम बैलेंस शीट इसीलिए ड्रॉ किए। इसमें रियलाइजेबल एसेट्स क्या है? एसेट साइड सारा एसेट्स लिखे ना, एक बार ध्यान दो। फिक्स्ड एसेट्स लिखे, फिर इन्वेस्टमेंट लिखे, करंट एसेट्स लिखे, नीचे कैश एट बैंक भी लिखे, फिक्टिशियस भी लिखे। इसमें से ना सारा एसेट्स होता है रियलाइजेबल, एक्सेप्ट लास्ट टू छोड़ दो। हाँ, कैश एट बैंक एंड फिक्टिशियस ये रियलाइजेबल नहीं है। कैश एट बैंक मतलब मेरा बैंक है या कैश है, ये थोड़ी बेचना होगा। अरे मेरे पास ही तो है ना कैश, उसको तो डिस्ट्रीब्यूट ही करना है। लेकिन मेरे पास जो बिल्डिंग है, मशीनरी है, उसको तो बेचना होगा। ये सब रियलाइजेबल। इन्वेस्टमेंट है, बेचेंगे, स्टॉक बेचेंगे, डेटर से कलेक्शन करेंगे, तो सभी एसेट्स क्या होता है? रियलाइजेबल। लेकिन कैश एट बैंक नहीं है। कैश एट बैंक तो ऑलरेडी रियलाइज, जो तो मेरे पास कैश है ना, उसको थोड़ी बेचेंगे, वो रियलाइजेबल नहीं है। इसको बेच सकते, जहां से पैसा आ सकता है उसी को बोलोगे रियलाइजेबल। तो बाकी सब एसेट्स को क्लोज करेंगे। और फिक्टिशियस मतलब होता है वो फेक एसेट्स, लॉस एसेट्स। वो एसेट्स ही नहीं है, कुछ लॉस है, एक्सपेंसेस है, फिर भी दिखा रहे, तो थोड़ी बेचेंगे, वो नहीं होगा। तो लास्ट टू छोड़ दो, बाकी सारा एसेट्स क्या हो गया? रियलाइजेबल एसेट्स। वहां से पैसा रियलाइज करेंगे, उठाएंगे। ठीक है ना? तो यहां एक बार मार्क कर देते, रियलाइजेबल एसेट्स में ये सारा कैश बैंक छोड़ के, लास्ट टू छोड़ के, ये इस सबको क्या बोलोगे? रियलाइजेबल एसेट्स। तो यही सारा एसेट्स को बेच दोगे। ठीक है ना? ओके, तो सारा एसेट्स बेच दिए तो क्या सब कैश में आ जाएगा, पर कैश बढ़ जाएगा। अब कैश आ गया तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में ना? लेकिन पार्टनर्स में कब करोगे? बाद में, पहले सारा एसेट्स बेचना। स्टेप 2, अगर सारा एसेट्स बेच नहीं पाए, ऐसा थोड़ी ऑलरेडी एसेट्स बेच देंगे, कुछ एसेट्स बेच नहीं पाए तो फिर क्या करना होगा? एसेट्स अगर बेच नहीं पाए तो फिर क्या करेंगे? स्टेप 2, assets not realized taken by partner, at agreed value। अब कुछ एसेट सेल नहीं हुआ, ठीक है, कुछ एसेट सेल नहीं हुआ, तो इस केस में वो एसेट्स क्या फेंक के आ जाओगे? पार्टनर्स बांट लेंगे। तो पार्टनर्स कितना में लेंगे? जितना में एग्री होगा, है ना? सब पार्टनर्स एग्री होगा। मान लो मेरा अकेले का बिजनेस है, तो हम फर्नीचर कुछ अनसोल्ड हम घर पे लेके जाएंगे, कौन बोलने वाला है? कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन मैंने 3 फ्रेंड मिलके बिजनेस कर रहे थे और हम फर्नीचर लेके जाएंगे, तो वो लोग एग्री होगा ना, तभी हम ले पाएंगे। हम कुछ भी दाम बोलेंगे, वो लोग एग्री नहीं हुआ तो इसलिए एग्री होगा, उसी वैल्यू में लेके जाएंगे। ठीक है ना? तो एक तो बेच दिए, और बेच नहीं पाए तो उसको पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या पार्टनर्स उसको टेक ओवर करेगा। कौन सा वैल्यू में? सबको एग्री जितना प्राइस में। अब बोलो, अगर पार्टनर्स इसको ले लिए, फार्म के हिसाब से फार्म का सेल हो गया, फार्म का तो सेल हो गया ना, तो ये भी रियलाइज हो गया। लेकिन ये पार्टनर्स लिए और एक बाहर को बेचे। ठीक है ना? तो ये हो गया सारा एसेट्स का रियलाइज। क्लियर? नेक्स्ट, अब लायबिलिटीज पे करना है। अब स्टेप 3,
स्टेप 3 इसमें क्या करेंगे ना, पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज, पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब ये समझेंगे क्या होता है सर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स लिखते जाओ, बस स्टेप्स 1 2 3 लिखते जाओ, ठीक है। पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो इस फिर बैलेंस शीट में आते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब क्या होता है ना, तो पार्टनर का मालिक का है, बाहर वालों को जो देना होगा ना वो एक्सटर्नल। तो पार्टनर्स कैपिटल एक्सटर्नल नहीं है। लोन, एक मिनट, रिजर्व फंड ये तो प्रॉफिट है, ये तो पार्टनर्स को ही मिलेगा। पार्टनर्स लोन तो पार्टनर्स से ही मिला था, पार्टनर्स से ही लोन लिए थे, तो ये भी पार्टनर्स का है ना। तो पार्टनर्स को छोड़ दो, मतलब ये पोर्शन अप टू पार्टनर्स लोन ये हो गया इंटरनल, ये पार्टनर्स का है ना, तो पार्टनर्स को मिलेगा। तो पार्टनर्स को छोड़ो तो मालिक है, तो उनको छोड़ के जो लायबिलिटीज है वो क्या है एक्सटर्नल। अगर बैंक से लोन लिए वो लोन रिपे करना होगा, क्रेडिटर्स को पे करना बाकी है उनको पे करेंगे, सैलरी पे करना बाकी है आउटस्टैंडिंग, वो सब करंट लायबिलिटीज। तो एक्सटर्नल में आएगा ए पार्ट, कौन सा पार्ट आएगा एक्सटर्नल में, लोन या करंट लायबिलिटी, ये सब क्या हो गया आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जब मैंने बिजनेस क्लोज करेंगे, हम लोग सोचे कि पार्टनरशिप बंद कर देते, एसेट्स जब बेचना शुरू करेंगे, बैंक वाला आएगा या नहीं मेरे पास, अरे मेरा लोन तो रिपे कीजिए, जहां से खरीदे थे क्रेडिट में, उधार में, क्रेडिटर्स वो बोलेगा ना मेरा तो ड्यू है दीजिए, स्टाफ बोलेगा मेरा सैलरी दे दीजिए, मेरा सैलरी बाकी है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज पहले पे करो, ठीक है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करना होगा, तो फर्स्ट किसको पे करेंगे लायबिलिटी में, बोलो सारा एसेट्स बेच के आ गया, कुछ एसेट्स पार्टनर्स ले लिए, वहां से जो भी आया उसी से क्या करेंगे लायबिलिटीज को पे करते जाएंगे, ठीक है। अब किसको पहले देंगे, लायबिलिटी तो बहुत सारे हैं, वो सीक्वेंस यहां लिख रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस के हिसाब से लिखते जाओ। सबसे पहले ABC सीक्वेंस के हिसाब से फर्स्ट हम लोग पे करेंगे पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड, सबसे पहले रियलाइजेशन के लिए जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा, एंड लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन या कमीशन। सबसे पहले ये पे करना होगा, क्या पे करना होगा, लिक्विड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये सब जो एसेट्स बेच रहे हैं लायबिलिटी, इसके लिए कुछ खर्चा भी तो होगा, खर्चा होगा ना सर, कैसे खर्चा होगा, अरे बहुत सारे खर्चा है, ठीक है। ऐसे सेल नहीं हो रहा था, ब्रोकर को बोले अरे मेरा ये सब एसेट्स बेचना है, बोला अभी कस्टमर लेके आते हैं, हमको क्या दीजिएगा, कमीशन देंगे ना, या कुछ भी खर्चा लग रहा है, या उनके घर तक पहुंचाना है तो उसके लिए खर्चा डिलीवरी लगेगा, कुछ हम लोग ऐड दिए कि हम लोग को एसेट्स बेचना है तो उसका खर्चा लगेगा, तो ये सारा कुछ खर्चा लग रहा है, तो वो खर्चा। और लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन मतलब कमीशन, मतलब इस सब काम, ये जो लिक्विड करना मतलब बिजनेस को डिसॉल्व करना, एसेट्स बेचना, लायबिलिटी पे करना, कौन करेगा, कोई ना कोई करेगा ना। जब लीगल केस होता है कोर्ट के हिसाब से होता है, कोर्ट एक आदमी को अपॉइंट करता है, ये सब काम आप करो, उसको बोलते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर, वही काम करेगा, एसेट्स बेचेगा, लायबिलिटीज पे करेगा, फिर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो हो गया लिक्विडेटर, ठीक है। तो उनको भी तो फ्री में थोड़ी काम करेगा, कोर्ट तो एक आदमी को लगा दिए, एक फॉर्म डिजोल्व हो गया, चलो आप इसका डिजोल्यूशन का काम कर दो, लिक्विडेशन का काम। तो उस केस में जो पर्सन को अपॉइंट किया उसका नाम क्या है, लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर वो फ्री में नहीं काम करेगा, वो एसेट्स बेचे, लायबिलिटी पे करे ना, वो अपना कमीशन चार्ज करेगा, वो अपना कमीशन पहले काट लेगा, ठीक है। तो लिक्विडेटर कमीशन ये पे करोगे पहले, ये पे हो गया, तो सेकंड किसको पे करना, बी। अब पे करोगे पेमेंट ऑफ
पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन, इसको बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी। पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन। सर फिर सिक्योर्ड लोन क्या होता है, पता है सिक्योर्ड लोन? सिक्योर्ड लोन क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, सिक्योर्ड लोन, लोन पर्सनल बिजनेस के लिए ले रहे हैं, पर्सनल क्या, ये तो बिजनेस का। सिक्योर्ड लोन मतलब होता है लोन लेने के टाइम मैंने कुछ सिक्योरिटी जमा रखे, हाँ कुछ जमा रख के लोन लिए, तो बैंक के लिए सिक्योर्ड हो गया ना। या जहां से भी लोन लिए उनके लिए सिक्योर्ड है भाई, पे नहीं करोगे तो आपका सिक्योरिटी बेच के वो अपना निकाल लेगा, तो इसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। और फिर अगर कोई सिक्योरिटी जमा नहीं रख के लोन लिए तो अनसिक्योर्ड लोन। तो यहाँ पहले किसको पे करना होगा? जहां सिक्योरिटी जमा रख के लोन लिए थे उनको पे करेंगे, ठीक है। अब उनको कितना पे करेंगे, इसमें कुछ रूल्स है, कितना पे करेंगे नीचे लिखते जाओ। 1 पेमेंट शुड बी द लोएस्ट ऑफ दो चीज में से लोएस्ट देखेंगे। एक तो हो रहा है, एक हो रहा है आपका ड्यू ऑफ लोन, मेरा लोन कितना ड्यू है, एंड सेकेंड हो रहा है रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। इन दोनों में से किसको लेंगे? जो लोएस्ट है, किसको लेंगे? जो लोएस्ट है वही आप पे करोगे। एक बार समझते क्या हो रहा है इसका मतलब। तो मैंने बैंक से लोन लिए थे, कितना का लोन लिए थे से 20 लाख, या फार्म लोन लिए थे 20 लाख। अब कुछ इंस्टॉलमेंट पे किए, इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट पे कर दिए। पे करने के बाद जिस दिन डिजॉल्व है उस दिन लोन अनपेड रह गया, लोन अनपेड रह गया कितना? 12 लाख। कितना का लोन अनपेड रह गया था? 12 लाख। और मैंने कुछ गिरवी रखे थे, कुछ गिरवी रख के लोन लिए थे, तो मैंने कुछ एसेट्स जमा रखते, एसेट्स मॉर्गेज रखे थे, एसेट्स मॉर्गेज रखे थे, ठीक है ना। अगर बिल्डिंग का पेपर जमा रख के लोन लिए तो बिल्डिंग मॉर्गेज हो गया। कुछ मेरा इन्वेस्टमेंट का पेपर डॉक्यूमेंट रख के लोन लिए तो सिक्योरिटी था ना। तो जब डिजॉल्व होगा ये एसेट्स भी तो बेचेंगे, बोलो। अगर बिल्डिंग का पेपर जमा रख के बैंक से लोन लिए थे तो बिल्डिंग का पेपर किसके पास जमा रखे? मतलब वो जो स्टाम्प पेपर था ना, दलील जिसको बोलते हैं, वो अगर बैंक के पास है हम बेचेंगे कैसे? बेच नहीं पाएंगे। तो बैंक के पास है तो बैंक वाला भी रहेगा, हम भी रहेंगे, बिजनेस डिजॉल्व हो रहे भाई, बेचना है तो दोनों रहेगा और ऑक्शन होगा, ऑक्शन में बेचा जाएगा वो बिल्डिंग। तो बिल्डिंग मेरा सिक्योरिटी था, तो बिल्डिंग बेच के ऑक्शन में जो बेचा गया कितना बेच के आया? से आया कितना? लोन था 12 लाख, बाकी बिल्डिंग बेच के आया 15 लाख। तो बोलो बिल्डिंग बेच के कितना आया? 15 लाख, और लोन कितना था? 12 लाख। तो बैंक वाला उतना 12 लाख ही लेकर आना ना। ये तो बोलेंगे नहीं भाई 15 लाख हमको पूरा दे दो, भाई तुम्हारा लोन जितना था उतना ही लोगे ना। तो ये 12 लाख 15 लाख में से लोएस्ट कितना? 12 लाख, वो अपना लोन ले लेंगे, और बाकी 3 लाख जो एक्स्ट्रा है वो हमको मिल जाएगा। लेकिन लोन कितना पे करेंगे? 12 लाख ही तो पे करेंगे, लोएस्ट पे कर रहे हैं। अब मान लो ऐसा है, लोन कितना ड्यू रह गया था? 12 लाख। एसेट्स जो जमा रखे थे वो बेच के आया 10 लाख। तो बोलो अभी फिलहाल आया कितना? अभी फिलहाल आया कितना? बोलो 10 लाख आया। तो बोलो 10 लाख आया और लोन मेरा ड्यू था 12 लाख, तो बैंक को कितना पे कर पाएंगे? 10 लाख ही तो पे कर पाएंगे। जो भी 10 लाख आया, बैंक का जो आदमी था उन्होंने 10 लाख लेके बोलेगा मेरा अभी भी 2 लाख बाकी है, हमको बोलेगा ना। तो अभी फिलहाल कितना पे करेंगे ना? जो एसेट्स बेच के आया और लोन में से लोएस्ट कितना? 10 लाख। तो कितना पे करेंगे? 10 लाख पे करेंगे। तो यह इसीलिए लोएस्ट ऑफ वैल्यू पे करोगे। किसमें से लोएस्ट देखना ना, ड्यू लोन कितना था और एसेट्स
सिक्योरिटी जो जमा रखे थे उसको बेच के कितना आया, उसमें से लोएस्ट आप पे कर दे। ठीक है, नाउ अब मान लो मेरा लोन था 12 लाख, अभी बेच के आया कितना 10 लाख, 10 लाख पे कर दिए। इसके बाद अभी भी लोन ड्यू रह गया ना, कितना ड्यू रह गया, आप बोले 2 लाख, वो 2 लाख में कोई और सिक्योरिटी जमा है, सारा सिक्योरिटी तो अनसिक्योर्ड हो जाएगा। अगर इसके बाद भी कुछ लोन ड्यू रहेगा उसको क्या माना जाएगा, अनसिक्योर्ड। तो यहां पॉइंट 2 लिखो आप, बैलेंस लोन इफ एनी, बैलेंस लोन इफ एनी, बैलेंस लोन इफ एनी ranked unsecured creditors, बैलेंस लोन इफ एनी रैंक्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स या अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, सिक्योरिटी तो बेच दिए और सिक्योरिटी बैंक के पास कुछ है नहीं, तो बैंक का जो बाकी लोन रह गया 2 लाख वो अनसिक्योर्ड माना जाएगा। तो सर उसको पे करेंगे या नहीं करेंगे, अनसिक्योर्ड का पेमेंट टाइम आएगा, पे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लोन के लिए रूल्स है। लोन के लिए रूल्स क्या बोले, बोलो रूल्स क्या बोले, पेमेंट का सीक्वेंस याद रखना है, पहले एक्सपेंसेस पे करोगे या लिक्विडिटी रेम्युनरेशन पे करोगे, इसके बाद सिक्योर लोन पे करोगे। सिक्योर लोन में कितना पे करोगे ना, लोन कितना बाकी था और जो मॉर्गेज रखे थे उसको बेच के कितना आया, तो उसमें से लोएस्ट पे कर देंगे। और कुछ लोन अनपेड रह गया उसको अनसिक्योर्ड कंसीडर करोगे। ठीक है, और लोन पे हो गया तो देखना नहीं है, बस ये हो गया स्टेप 3। ठीक है, सॉरी पॉइंट डी हो गया। अब पॉइंट सी, पॉइंट सी, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, आप किसको पे करेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करेंगे। सर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन है, ना 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 समझते, प्रेफरेंस मतलब इनको प्रायोरिटी दिया जाता है, इनको प्रायोरिटी दिया जाता है। क्या चीज में, कभी भी बिजनेस क्लोज होगा इनका ड्यू पहले पे करना होगा। ठीक है, तो गिरवी नहीं रखे उनको, तो ठीक है, लेकिन ये इसमें रूल्स बोल रहे हैं कि इनको पेमेंट सबसे पहले करोगे, प्रायोरिटी देना, इसलिए इनको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, तो प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, इसीलिए इनको प्रेफरेंस बोलते हैं। तो एग्जांपल लिखते हैं, कौन कौन प्रायोरिटी, कौन किसको प्रायोरिटी मिलता है, किसको प्रायोरिटी मिलेगा, किनको पहले पे करना होगा, प्रायोरिटी किसको देंगे। एग्जांपल्स ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यहां लिखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, कौन कौन इसमें आएगा इस कैटेगरी में। एक, गवर्नमेंट टैक्स एंड ड्यूटीज आउटस्टैंडिंग, अगर गवर्नमेंट का टैक्स पे करना बाकी रह गया, हम है ना गवर्नमेंट का टैक्स पे तो पे करते हैं, इनकम कर रहे अर्न कर रहे तो कमाई पे टैक्स देगा, या कुछ जीएसटी एक्सेट्रा पे होता है, हम बेच रहे जीएसटी कलेक्ट कर रहे जीएसटी भी पे करना होता है ना। तो गवर्नमेंट का जितना टैक्स या ड्यूटी ये बाकी रह गया ना, इनका लायबिलिटी सबसे पहले आप पे करोगे, ये प्रायोरिटी है। ठीक है, इनको पहले पे नहीं करोगे तो लीगली आपका बिजनेस ही क्लोज नहीं होगा, बिजनेस से डिजॉल्व नहीं होगा। हाँ, वो सब पहले ड्यू पे करो तभी आपको बिजनेस क्लोज करने देगा। और अगर बिजनेस डिजॉल्व नहीं हो रहा, क्लोज करने नहीं दे रहे, आपका तो रजिस्टर्ड फार्म है ना, तो आपका हर साल जो चार्जेस है ना वो लेते जाएगा, आता रहेगा, फिर फाइनली क्लोज ही नहीं हुआ आपका बिजनेस। तो सारा तो गवर्नमेंट का लायबिलिटी सबसे पहले पे करो तभी आपका बिजनेस क्लोज होगा। क्लियर है ना।
तो ये सबसे पहले पे करना होगा। दूसरा, एम्प्लॉइज कंपेंसेशन। इस फार्म में कुछ एम्प्लॉई है, उनका सैलरी पे करना बाकी रह गया। रिटायरमेंट के टाइम जो रिटायरमेंट बेनिफिट देते हैं ना, कोई रिटायर किया भाई, लमसम कुछ पे कर दो, इतना साल मेरे यहाँ काम किए, देना होता है, वो सबसे पहले देना होगा, एम्प्लॉइज कंपेंसेशन। अगर एम्प्लॉय को कुछ पे करना बाकी है तो इस फॉर्म में जो एम्प्लॉयज काम करते थे उनका ड्यू सबसे पहले पे करो। ठीक है, रूल से बोलता है कि एम्प्लॉय है भाई, उनका सर्विस गया, इतना दिन काम कर रहे थे, अब तो फैमिली चल रहा था, अब तो तुमका तो सर्विस गया, तो उनका कंपेंसेशन सबसे पहले पे करो। ठीक है, तो दो चीज इसमें प्रायोरिटी। ऐसे कंपनी में और भी बहुत सारे आता है, बट यहाँ दो चीज है। क्या क्या है, एक बोलो, किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको पहले दिया जाएगा, किसका कौन सा लाइबिलिटी पहले, गवर्नमेंट का जितना है वो दे देंगे, और अगर एम्प्लॉय का कुछ पे करना बाकी है, उनका सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो देंगे, या उनका कुछ कंपेंसेशन है ना, लमसम रिटायरमेंट के टाइम जो दिया जाता था, अब तो फर्म ऑलरेडी क्लोज हो रहे, उनका पैसा पे कर दो। इसके बाद क्रेडिटर्स भी अनसिक्योर लोन बाकी जिसको देना है दो, लेकिन इनको पहले पे करो। क्लियर है? और इन लोगों को क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बोलते हैं। इनको इनका पैसा पहले पे कर देना। ठीक है, नेक्स्ट सी, नाउ डी। अब पे करेंगे, किसको पे करेंगे, जितना अनसिक्योर्ड बाकी है, बाकी सबको पे करेंगे। लोन में कुछ अनसिक्योर्ड रह गया था, उसको भी पे करेंगे। क्रेडिटर से खरीदे थे, उनको पे करेंगे। बिल्स पेबल था, उनको पे करेंगे। ट्रेन वगैरह बाकी था, वो सब पे करेंगे, बाकी सबको पे करेंगे। उस सबको क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड। पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, और ऑन प्रोराटा। सर प्रोराटा का मतलब क्या, ये समझेंगे। पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑन प्रोराटा, RATA। प्रोराटा मतलब रेशियो, प्रोराटा मतलब ऑन ड्यू रेशियो, ब्रैकेट में भी लिख देना, ड्यू रेशियो प्रोराटा इसको बोलते, प्रोपोर्शनली देते। तो क्या पे कर रहे हैं हम लोग, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे। किस बेसिस पे पे करेंगे, किसका कितना ड्यू है उसके हिसाब से सबको देते जाए। इसमें किसी को और ये नहीं देखेंगे भाई वो मेरा घर का है, उनका उनको पहले दे दो, और वो बाहर का है उनको बाद में दो, ऐसा नहीं है, सबको देना होगा। ठीक है, ड्यू रेशियो के हिसाब से समझते इसको। मान लो मेरा क्रेडिटर्स था, इसमें एग्जाम्पल से समझते क्या है। मेरा क्रेडिटर्स था, जहां से खरीदते थे क्रेडिट में, उधार में, उनका ड्यू रह गया था 2 लाख। ठीक है, फिर रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट, जो लैंडलॉर्ड उनका रेंट बाकी था कितना, 50,000। इसमें 2 लाख का ड्यू था, रेंट कितना बाकी था, है ना, क्रेडिटर्स को देना बाकी था 2 लाख, और आउटस्टैंडिंग रेंट बाकी था कितना, 50,000। और लोन अनसिक्योर्ड था, ये भी 2 लाख। तो टोटल अनसिक्योर्ड कितना था बोलो, 4.5 लाख। 2 लाख 50,000, 2 लाख 4.5 लाख, टोटल अनसिक्योर्ड कितना था, 4.5 लाख। अभी फिलहाल कुछ एसेट्स बेचे, पैसा आया, और इसके उसी पैसा से हम लोग पहले लोन पे कर दिए सिक्योर्ड, इसके बाद प्रेफरेंशियल भी पे कर दिए, और अभी बचा कितना ना, 3 लाख रुपया कैश और है। जो भी एसेट्स बेचे थे, पैसा आया था, उसमें से मैंने सबसे पहले क्या पे किए थे, एक्सपेंसेस पे किए थे, इसके बाद सिक्योर लोन पे किए थे, सिक्योर में से जो पे किए, इसके बाद कुछ अनसिक्योर्ड रह गया था, और फिर इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे कर दिए। सब पे करने के बाद हम के पास 3 लाख रुपया है, लेकिन एक अनसिक्योर्ड टोटल कितना बोलो, 4.5 लाख। उतना पैसा ही तो नहीं है, तो 3 लाख किसको पे करेंगे, पहले लोन को दे देंगे 2 लाख। हाँ,
क्यों भाई, कि इसको प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? इसीलिए प्रोराटा सबको देंगे, रेशियो वाइज देंगे। क्या रेशियो हो रहा है बोलो? इसमें 4 जीरो का 3 जीरो कैंसिल, 4 जीरो कैंसिल हो गया है ना। तो 5 20 और इधर भी क्या है 20, तो 5 से कैंसिल करो, 4 1 4 आया ना। क्या रेशियो आया? 4 1 4। तो इसी रेशियो से 3 लाख तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, मतलब ये जो पैसा आया ना, तो तीनों को देंगे आप, अनसिक्योर्ड सभी है ना, सबको देंगे, ड्यू रेशियो करके सबको देंगे। किसी को पहले देंगे, आप दूसरा बोलेगा मेरा तो पहले दीजिए, उनको बाद में दीजिए ना, झमेला हो जाएगा। तो भाई सब लेते जाओ, पार्ट पार्ट करके तीनों लेके जाओ। किस बेसिस पे? जिसका जितना ड्यू उसी रेशियो से। तो 4 1 5 4 9, तो 4/9 क्रेडिटर्स को दे देंगे। 3 लाख इंटू 4/9 क्रेडिटर्स को दे देंगे। 3 लाख इंटू 1/9 आउटस्टैंडिंग रेंट को पे कर देंगे। 3 लाख इंटू 4/9 अनसिक्योर लोन को पे कर देंगे। सबको पार्ट पार्ट मिलते जाएगा। तो इस तरह जब पेमेंट करते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रोराटा। प्रोराटा मतलब ड्यू रेशियो के हिसाब से पे करो, प्रोपोर्शनली पे करना, ऑन ड्यू रेशियो पे करो। क्लियर है? बोलो बोलो। तो सारा अनसिक्योर्ड पे जब हो जाएगा, इसके बाद अब क्या, किसको पे करेंगे? एक्सटर्नल पेमेंट कंप्लीट हो गया। एक्सटर्नल पेमेंट कंप्लीट हो गया। जब एक्सटर्नल पेमेंट कंप्लीट हो गया, एक्सटर्नल पेमेंट कंप्लीट हो गया, अब पार्टनर्स को पे करेंगे। बोलो, अब किसको पे करेंगे? पार्टनर्स को। अब इंटरनल पेमेंट, पेमेंट ऑफ इंटरनल लायबिलिटीज, मतलब पेमेंट टू पार्टनर्स। नेक्स्ट स्टेप, एक्सटर्नल हो गया ना, स्टेप 3। स्टेप 4, स्टेप 4 आप लिखो। अरे इस पेज और कर लेते। अरे नहीं, हम कुछ पेज ओपन कर लेते, नहीं तो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये पॉइंट नंबर था ABC, सॉरी थर्ड स्टेप हो गया, एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया ना। ना स्टेप 4, स्टेप 4 लिखो। पेमेंट ऑफ internal liabilities, payment of internal liabilities या to partners, इसको पे कर रहे हैं बोलो। इंटरनल लायबिलिटी या उनको बोलो, बोल सकते हो पार्टनर्स को। इसको पे कर रहे हैं आप पार्टनर्स को, टू पार्टनर्स। अब पार्टनर्स को पे करें। ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरनल लायबिलिटी या पेमेंट टू पार्टनर्स। जो बाहर से लायबिलिटीज था, बाहर वाला है ना, उनको दे दिए पहले। उसके बाद फार्म में जो पार्टनर्स है, अब उनका पैसा सेटल करो। 1 ए। अब पार्टनर्स में देखो, पार्टनर्स लायबिलिटी साइड फिर आ जाते। इंटरनल में बोलो क्या क्या लिखे थे? कैपिटल था, और एक रिजर्व फंड था, और एक लोन था पार्टनर से। तो पहले पार्टनर्स लोन पे करें। क्या पे करेंगे? पार्टनर्स को जिनसे लोन लिए थे ना, उनका लोन पहले पे करेंगे। तो पार्टनर्स को जब पे करोगे, सबसे पहले किसको पे करोगे? पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन इंक्लूडिंग अनपेड इंटरेस्ट। कुछ इंटरेस्ट पे करना बाकी है, लोन पे तो इंटरेस्ट भी देते ना, कुछ इंटरेस्ट पे करना बाकी है, तो इंटरेस्ट के साथ जोड़ के पे करो। पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन इंक्लूडिंग अनपेड इंटरेस्ट। ओके, अब लोन पे हो गया, अब क्या पे करेंगे? बोलो, अगर लोन पे हो गया, इसके बाद क्या पे करोगे?
यस, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सर रिजर्व भी तो था, रिजर्व क्या होता है ना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, कैपिटल को बढ़ा देते और उसके बाद पेमेंट करते, ठीक है। तो फाइनली पे करेंगे, पे फाइनल पेमेंट, फाइनल रीपेमेंट, फाइनल रीपेमेंट टू पार्टनर्स, कैपिटल, ठीक है। मतलब पार्टनर्स जो कैपिटल लेके आए थे वो कैपिटल वापस लेके जाएगा। तो फाइनली किसको रिपे करोगे, कैपिटल रिपे करोगे फाइनल, ठीक है ना। लेकिन यहां भी रूल्स है, इसमें क्या रूल्स है, पार्टनर्स को पे करने का रूल्स क्या है, ठीक है। जब पार्टनर्स को पे करोगे इसमें दो रूल फॉलो होता है, पार्टनर्स को पे करने का दो रूल फॉलो होता है। रूल्स क्या है, एक हो गया सरप्लस कैपिटल मेथड, बस क्या हो गया, सरप्लस कैपिटल मेथड, इस रूल के हिसाब से पे करेंगे। और दूसरा दूसरा होता है मैक्सिमम रियलाइजेशन लॉस मेथड। There are two different methods to repayment of partners capital. पार्टनर्स जो कैपिटल लेके आए थे, अब हम डिजॉल्व हो रहे हैं तो पैसा वापस लेके जाएंगे, उनको जब पे करेंगे उसके लिए दो रूल्स है। क्या रूल्स है, एक रूल का नाम है सरप्लस कैपिटल मेथड, दूसरा रूल का नाम है मैक्सिमम रियलाइजेशन लॉस मेथड, ठीक है। अब एक एक करके रूल समझेंगे। तो ये प्रोसेस है, ये हो गया। आफ्टर दैट ये सब जब पार्टनर्स को रीपे कर देंगे, अब ऑफिशियली मतलब लीगली हम क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और फिर जहां से रजिस्ट्रेशन कराए थे, ट्रेड लाइसेंस लिए थे ना, बिजनेस कर रहे थे, तो वहां गवर्नमेंट का उस ऑफिस में जाके अब अप्लाई करेंगे कि हम लोग का फार्म को डिसॉल्व किया जाए। इसके बाद उन लोगों ने अप्रूव कर लेगा तो मेरा फार्म डिसॉल्व हो जाए। समझ में आया? ये सब करने के बाद हम लोग ऑफिशियली अप्लाई करेंगे और वहां से गवर्नमेंट फिर उसको अप्रूव कर लेगा तो फार्म डिसॉल्व हो जाएगा। नहीं तो हम तो क्लोज कर दिए और लेकिन गवर्नमेंट का अकाउंट में अभी भी फार्म रह जाएगा, वहां आ जाके अप्लाई करना होगा, वहीं से जो क्लोजर आएगा तभी मेरा फार्म डिसॉल्व हो जाएगा, तभी कंप्लीटली क्लोज हो गया। इसके बाद और कोई टेंशन नहीं रहेगा। समझ में है ना? तो ये था प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। और ये जो स्टेप बाय स्टेप एसेट्स बेचना, लायबिलिटी पे करना, इसको लेकर स्टेटमेंट बनाया जाता है और उसी का नाम है पीस मेल डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर इसमें है, इसी से जो स्टेटमेंट बनेगा ना उसको बोलोगे पीस मेल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद उसी से जब अकाउंट क्लोज करोगे वो अकाउंट्स ऑफ डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में दो पार्ट है, एक हो गया पीस मेल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा पार्ट क्या है, अकाउंट्स फॉर डिसोल्यूशन, ठीक है। नाउ अब इसको लेके स्टेटमेंट प्रिपेयर, इसमें क्या होगा, फास्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा। कौन प्रिपेयर करेगा? लिक्विडेटर। बोलो तो ना, लिक्विडेटर लगाए, अपॉइंट किए थे। लिक्विडेटर का काम क्या था बोलो तो? और अगर ऑफिशियली कोर्ट अपॉइंट किया कि इनका एक काम है सारा एसेट्स बेचना, तो लिक्विडेटर सारा एसेट्स बेचे, लायबिलिटी पे किए, तो लिक्विडेटर को पता है कौन सा एसेट्स कितना में बेचे, किसको कितना पे किए, वो डिटेल से स्टेटमेंट भेजेगा। किसको देगा? पार्टनर्स को देगा और कोर्ट को देगा, ठीक है। कोर्ट तो देखेगा ना वो कि कैसे काम किया, फिर पार्टनर्स को भी देगा, पार्टनर्स को भी तो पता होना चाहिए। अब पार्टनर्स जब उसको मिल गया कि इतना एसेट्स बेचे, इतना लायबिलिटी पे किए, अब पार्टनर्स फिर क्या करेंगे, अपना जो अकाउंटेंट है उनको बोलेगा आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर दो। पार्टनर्स क्या बोलेगा, अपना फार्म अपना अकाउंटेंट को बोलेगा आप सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दो भाई, उसके हिसाब से। तो इसमें दो पार्ट हो रहा है ना, अकाउंट्स को क्लोज करना, बिजनेस क्लोज हो रहा है, और पहले लिक्विडेटर एक स्टेटमेंट भेज रहे हैं। किसको भेज दे रहे हैं बोले? लिक्विडेटर। दो चीज, दो को, एक गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं और एक फार्म को भी दे रहे हैं, पार्टनरशिप फार्म को भी दे रहे हैं। पार्टनर को भी तो मिलना चाहिए ना, तो फार्म को दिए और फार्म उसी स्टेटमेंट को लेके अकाउंट बनाएगा। तो इसमें दो पार्ट है, एक लिक्विडेटर स्टेटमेंट भेजते हैं, उसका नाम क्या है, पीस मेल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं पीस मेल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटमेंट बनाएंगे और इसके बाद फार्म का जो अकाउंटेंट है वो अकाउंट क्लोज करेगा, होगा क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स।
डिसोल्यूशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग दो चीज फिर करेंगे, क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, लिखो। तो पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन, अब डिसोल्यूशन में दो पार्ट हो रहे हैं, कॉपी कर देते। पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन, ये बेसिक कंसेप्ट अगर ठीक हो जाता है तो अकाउंट्स एकदम इजी हो जाएगा। पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन, एक PIEC, पीस मिल, ना ना ना, बी पार्ट हम लोग सीखेंगे, इसको सीखेंगे, कोई पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, ठीक है। उसके अंदर दो चीज है, मेथड और मैक्सिमम रियलाइजेशन लॉस मेथड। ना 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 ना, ये बी पार्ट के अंदर दो है, ये दोनों आगे सीखेंगे, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन ये जो सारा स्टेप सीखे ना, ये सब कौन किया था, लिक्विडेटर किए थे, एसेट्स बेचे थे, लायबिलिटी। तो लिक्विडेटर एक स्टेटमेंट भेजेगा, कोई अब डिसोल्यूशन का आप अकाउंट्स में कैसे करोगे, दो चीज आएगा इसमें, ठीक है, ये अलग से पॉइंट समझ लो, ठीक है। एक हो रहा है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये होता क्या, दिस इज स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ रियलाइजेशन, क्या चीज का स्टेटमेंट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड distribution of liabilities, distribution of liabilities gradually, realization of assets and distribution of liabilities gradually prepared by liquidator of firm। ये प्रिपेयर करते एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करते, बोलो बोलो, लिक्विडेटर, जो आदमी ये सारा काम लिए है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लिक्विडेशन, जिसका काम है एसेट्स बेचना, लायबिलिटी पे करना, ठीक है। ऑफिशियली बोले थे ना, कोर्ट अपॉइंट किए थे, तो जो आदमी आया, एसेट्स बेचे, लायबिलिटी पे किए, तो एक स्टेटमेंट भेजेंगे ना। स्टेटमेंट बोलो किसको किसको देंगे, वो कितना एसेट्स बेचे, कितना लायबिलिटी पे किए, इसके बाद पार्टनर्स को जो दे रहे पैसा, तो किसको देंगे, एक तो फार्म को देंगे, पार्टनर्स को मिलेगा, और कोर्ट को देंगे। कोर्ट को भी पता चले ना कि प्रॉपर वे से कैसे। अरे नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता है। अगर लीगल केस है ना, इंसॉल्वेंसी केस है, तो लिक्विडेटर ही अपॉइंट करेगा कोर्ट। अरे भाई उस पर और क्या बोले, अगर कोर्ट किसी को लगा दिया, हम कैसे बोल सकते, ठीक है। और अगर ये वॉलंटरीली हो रहे, पार्टनर्स मिलके सोचे, नहीं हम ही लोग, मतलब डिसोल्यूशन इंसॉल्वेंसी नहीं है, वॉलंटरी डिसोल्यूशन, पार्टनर बोले अरे ठीक है बहुत दिन बिजनेस कर लिया, बंद कर देते, तो अपने से कोई एक पार्टनर ही बन जाएगा लिक्विडेटर, ठीक है ना। आप पार्टनर ही बन सकता है लिक्विडेटर, सब मिलके कर सकता है, तो इस केस में तो अलग बात है। अदरवाइज क्या होगा, कोर्ट से अपॉइंट होता है जनरली, इंसॉल्वेंसी केस तो कोर्ट से अपॉइंट होता है, और कोर्ट से जब अपॉइंट हो रहे हैं ना, तो इस केस में ठीक है। एनीवे, तो लिक्विडेटर एक स्टेटमेंट बना के देंगे, किसको देंगे, कोर्ट को भी देंगे और फार्म को भी देंगे।
तो उस स्टेटमेंट का नाम है पीस मिल लिस्ट। उसको जो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, उसी स्टेटमेंट बनाने के लिए फॉलो करते हैं पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। एक स्टेटमेंट बना के देंगे, तो ये सीखेंगे। और दूसरा, अब इसके बाद हम क्या करेगा, जो भी अकाउंट था उसको बुक क्लोज करेगा। तो दूसरा पार्ट हो गया डिसोल्यूशन का, क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म बाय अकाउंटेंट ऑफ फर्म। फर्म का जो अकाउंटेंट है, अब सारा बुक्स को क्लोज कर देंगे, बिजनेस ही नहीं है तो क्या करना होगा, क्लोज कर देंगे। तो इसमें अकाउंट्स बनेगा, बी पार्ट में अकाउंट्स बनेगा और ए पार्ट में स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है, बी पार्ट में अकाउंट्स बनेगा, ए पार्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट बनेगा, इसके बाद ना अकाउंट्स होगा। बोलो लिक्विड, जो आदमी और लिक्विडेटर था वो कितना एसेट्स बेचे, कितना लायबिलिटीज किसको पे किए, उसका डिटेल्स देंगे अकाउंटेंट को, तभी ना अकाउंट्स क्लोज करेगा। तो पहले वो स्टेटमेंट बनता है, इसके बाद क्लोज होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी एक दे सकता है, दोनों ही दे दिया, ऑप्शन में एक अटेंड करो। ठीक है, तो अब आ जाते पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा। जो स्टेप्स लिखे थे ना, बोलो स्टेप्स क्या लिखे थे, एक एक करके पे समझते। स्टेप्स क्या लिखे, यहाँ डिसोल्यूशन का स्टेप्स लिखे थे ना, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। ये जो लिखे प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, इसके अंदर स्टेप्स लिखे। स्टेप 1 क्या लिखे, पहले एसेट्स को बेचना है ना, और कुछ एसेट्स सोल्ड नहीं हुआ तो उसको टेक ओवर कर लेना, पार्टनर से एग्रीड वैल्यू में टेक ओवर कर लेते। ओके, और ये हो गया तो इसके बाद क्या करेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे करेंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटी पे होने के बाद फिर किसको पे करेंगे, इसमें इसके बाद बोलो एक्सपेंसेस। इसके अंदर है ए एक्सपेंसेस पे करो, बी सिक्योर लोन पे करो, इसके लिए रूल्स बताए। फिर सी, फिर किसको पे करेंगे, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और उसके अंदर बोले थे गवर्नमेंट का कुछ ड्यूटीज टैक्स बाकी है और एम्प्लॉइज कंपेंसेशन। इसके बाद जितना अनसिक्योर्ड बाकी सारा लायबिलिटीज पे करोगे रेशियो वाइज। एक्सटर्नल पेमेंट हो गया, अब इंटरनल, नेक्स्ट स्टेप इंटरनल है ना। इंटरनल में किसको पे करोगे, पार्टनर्स लोन पहले पे करोगे, पार्टनर्स लोन पे हो गया तो फाइनली पे करोगे पार्टनर्स कैपिटल रीपे करोगे। और पार्टनर्स कैपिटल रीपे करने के लिए दो मेथड है, एक सरप्लस कैपिटल मेथड और दूसरा क्या, मैक्सिमम रियलाइजेशन लॉस मेथड। ठीक है, तो सरप्लस कैपिटल मेथड अब सीखेंगे, सरप्लस कैपिटल कैसे फाइंड किया जाएगा वो हम अब आज सीख लेंगे। ठीक है, तो हम आज हम लोग वो पार्ट सीख लेंगे, सरप्लस कैपिटल। ठीक है, सरप्लस कैपिटल मेथड, बोलो यहां तक लिख लिए, लिखो आप, सरप्लस कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स कैपिटल जब रिपेमेंट करने का टाइम आएगा तो उनको पे करने के लिए देखेंगे किसका कैपिटल सरप्लस है, इसके लिए एक फॉर्मेट बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, और इसमें हम एक इमेजिनरी एग्जांपल लेके स्टेटमेंट करेंगे तो समझ में आएगा। फॉर्मेट ड्रॉ करो, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल या कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। मान लो 3 पार्टनर्स था, ठीक है, इसके हिसाब से चल रहा है। एक सीरियल नंबर, एक आएगा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, और मान ले 3 पार्टनर्स था, एक्स, वाई एंड जेड। और क्वेश्चन ना
पीसमेल, ये पीसमेल का पार्ट है, पीसमेल में ये करोगे। और पीसमेल से क्वेश्चन देगा तो स्टेटमेंट ही करना होगा, कोई अकाउंट नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट। तो उसमें सरप्लस कैपिटल कैलकुलेशन मस्ट, और सरप्लस कैपिटल कैलकुलेशन ऐसे ही करोगे। तो पॉइंट वाइज लिखते जाओ। 1.1 सबका कैपिटल कितना था देख लोगे, लिखो कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, तो जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो गया ना, उस दिन ये सभी पार्टनर्स का कितना कितना कैपिटल था वो देखेंगे। ओके, तो इसमें इमेजिनरी हम ले रहे हैं, मान लो एक्स में कैपिटल दिए थे 5 लाख, वाई में कैपिटल था 3,80,000 और जेड में कैपिटल है 2,20,000। कैपिटल तीनों का इस तरह था, एक्स में कितना था 5 लाख, वाई में कितना 3,20,000 और जेड में 3,80,000, जेड में कितना। तो बोलो तो सरप्लस कैपिटल कौन ज्यादा कैपिटल लेके आए, सरप्लस एक्स्ट्रा कैपिटल, एक्स का था ना, नहीं एक्स का हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो पता कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका कितना था। तो नेक्स्ट लिखोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिना प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में नहीं है कैसे भी। सबका रेशियो इस तरह था 5:3:2, रेशियो क्या था 5:3:2, राइट। अच्छा इसको सेकेंड कोलन 380 नहीं 390 कर लेते एक बार, ठीक है 390 कर लेते। एग्जाम में नहीं करोगे, एग्जाम में जो कैपिटल आएगा वही लिखोगे। हाँ 390 सेकेंड का कर लेना। हाँ 80 लिखे थे, फिर फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए हम एक बार 390 कर दिए, इसको 390 लिख देते, ठीक है। तो ये रेशियो था, प्रॉफिट रेशियो क्या था बोलो 5:, सोचो एक्स का कैपिटल 5 लाख था, लेकिन उनको शेयर भी तो सबसे ज्यादा मिला था, 5 शेयर के लिए 5 लाख था, और 3 शेयर के लिए 390 लेके आए, और 2 शेयर के 220 लेके आए। तो बोलो तो कौन ज्यादा लेके आए थे, हाँ यस। तो ऐसे तो एक्स का कैपिटल सबसे ज्यादा था नहीं, तो हम लोग देखेंगे कि बेस कैपिटल क्या है, बेस मतलब पर शेयर यूनिट कैपिटल। तो थर्ड लिखो बेस कैपिटल, बेस कैपिटल कैसे करोगे 1/2, तो एक एक हिस्सा के लिए कितना कैपिटल है, ठीक है। बोलो 5 लाख 5 शेयर के लिए, तो डिवाइड करो ना 5 से, एक शेयर के लिए 1 लाख रुपया लेके आए है ना, 5 लाख 5 शेयर के लिए, तो एक के लिए कितना होगा पर यूनिट शेयर, उसके लिए कितना होगा, तो डिवाइड करोगे आएगा ना। तो 1/2, बोलो 5 लाख बाई 5 कितना, मतलब एक एक शेयर के लिए एक्स कितना लेके आए थे 1 लाख। अब 3/3 के लिए लेके आए थे, तो इनका कितना हो रहा है बोलो बोलो बोलो, 1/20 है ना, 1/30, ये एक एक शेयर के लिए 1/30, और इसमें 1/10 लेके आए। तो बोलो वाई तो सबसे ज्यादा लेके आए एक एक हिस्सा के लिए, तो वाई का सरप्लस है। तो कैपिटल से कभी नहीं बोलोगे अरे एक्स का कैपिटल ज्यादा वो सरप्लस लेके आए, रेशियो पे डिपेंड करेगा। अब इसमें से लोएस्ट को लेंगे बेस, हमको सरप्लस चाहिए ना, तो लोएस्ट को बेस लेंगे। बोलो सबसे लोएस्ट किसका है, एक्स का ही तो है ना, मतलब सबसे ऐसे मार्क कर देना, जो लोएस्ट है उसको मार्क कर देना, समझ में आया। तो कैपिटल को प्रॉफिट रेशियो से डिवाइड कर दोगे, बेस आएगा, और बेस किसको लेंगे लोएस्ट, ठीक है। अब रेशियो के हिसाब से देखेंगे कितना कैपिटल होता है, 4 लिखोगे रिलेटिव कैपिटल, रिलेटिव कैपिटल, और क्या लिखोगे रिलेटिव कैपिटल। इसका दूसरा नाम है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कुछ नहीं, ये जो बेस आया ना, बेस कैपिटल जो लोएस्ट,
इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीरियल नंबर 2। बोलो बेस कितना आया था, मार्क किए ना, 1 लाख बेस है ना। 1 लाख से सबका रेशियो मल्टीप्लाई करो, तो 1 लाख से 5 मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? अरे 1 लाख से 5 इंटू किए 5 लाख। अब 1 लाख से 3 इंटू करो, सेकंड का 3 है ना, और रेशियो से इंटू करो, 3 लाख हो जाएगा। और 1 लाख से 2 इंटू करो, तो रेशियो के हिसाब से रेशियो 5:3 था ना, तो कैपिटल होना चाहिए 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5:3 आ गया। इंटू सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 2 क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वही रेशियो से इंटू किया ना। तो बेस जो 1 लाख था उसके साथ प्रॉफिट रेशियो इंटू कर लोगे, तो 1 लाख इंटू 5 5 लाख, 1 लाख इंटू 3 3 लाख, इंटू 2 2 लाख। अब माइनस कर दो, सरप्लस आ जाएगा। फिफ्थ, सरप्लस कैपिटल, जो किसका ज्यादा है वो फाइंड करोगे, दैट इज 1 माइनस 4। 1 था एक्चुअल कैपिटल, 4 था रिलेटिव कैपिटल, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? फर्स्ट में तो नील, सेकंड में बोलो 90,000 आया ना, और थर्ड में 2 20 से 2 लाख लेस करो, कितना? 20,000। देखो 3,90,000 से 3 लाख लेस किए तो 90,000 वाई का आया सरप्लस, और जेड का कितना? 20,000। तो एक सबसे कम कैपिटल लेके आए थे, उनका तो सरप्लस ही नहीं है। सरप्लस किसका अकाउंट में आया बोलो? वाई में आया 90,000, और जेड में कितना आया? 20,000। तो जब फॉर्म डिजॉल्व होगा ना, वाई और जेड को इस सरप्लस कैपिटल सबसे पहले पे कर दे, ठीक है। पार्टनर्स का जो कैपिटल रीपे करेंगे, वाई जेड का सरप्लस कैपिटल सबसे पहले पे करें। क्लियर है? अब आ जाते हैं, ये जो वाई जेड में सरप्लस आया, इसमें से फिर किसका सरप्लस है वो देखेंगे। अगेन कंटिन्यू करेंगे, फिर लिखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इन दोनों में से देखेंगे किसका फिर सरप्लस है, ठीक है। वही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब एक्स को छोड़ देंगे, वाई का और जेड का करेंगे सिर्फ, ठीक है। सरप्लस किसका आया था बोलो? वाई जेड। तो वाई का रेशियो क्या था? 3, जेड का रेशियो क्या था? 2। अब सेम कंटिन्यूज, जैसे शुरू में किए थे ऐसे ही ये कंटिन्यू हो रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में कैपिटल था, प्रॉफिट रेशियो डिवाइड किए तो बेस आया था। तो यहां भी सरप्लस में से किसका सरप्लस देखेंगे, सरप्लस से प्रॉफिट रेशियो डिवाइड करेंगे तो बेस आ जाएगा। तो बस सेम प्रोसेस फिर फॉलो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लिखो, अगेन लिखो बेस सरप्लस। पहले बेस कैपिटल लिखे थे ना, अब बेस सरप्लस। बोलो तो बेस कैपिटल कैसे किए थे? 1/2। तो यहां करोगे 5/6, है ना। यहां करोगे 5 डिवाइड बाई 6, और सबसे उसमें से लोएस्ट लेंगे फिर, ठीक है। हाँ फर्स्ट तो है नहीं, फर्स्ट को छोड़ दो। 90 को 3 से डिवाइड करो, 30 आया, और 20 को 2 से डिवाइड करो, तो इसमें लोएस्ट कितना? तो इसी में मार्क कर दो, ये आपका बेस हो गया, जैसे उधर किए थे ना, एकदम सेम रूल। नेक्स्ट 8, अब लिखोगे रिलेटिव सरप्लस। अब क्या लिखोगे? रिलेटिव सरप्लस। रिलेटिव सरप्लस फिर कैसे आएगा ना, बेस सरप्लस, बेस जो सरप्लस आया था ना उससे प्रॉफिट रेशियो इंटू करोगे, बेस सरप्लस इनटू अपना प्रॉफिट रेशियो सीरियल नंबर क्या था? 6, है ना। तो बोलो बेस कितना आया था? 10,000 बेस आया था ना। तो 10,000 इंटू 3 करो, फर्स्ट में नहीं, 10,000 इंटू 3 कितना होता है? 30,000। और 10,000 इंटू 2 कितना होता है? 20,000। वही प्रॉफिट रेशियो से इंटू कर लिए। अब फाइनली सरप्लस से रिलेटिव माइनस कर दोगे, फाइनली आपको मिलेगा एब्सोल्यूट सरप्लस।
इक्वल टू सरप्लस कैपिटल 5 माइनस रिलेटिव सरप्लस 8, एब्सोल्यूट सरप्लस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बोलो 90 से 30 लेस करो, 60 आया, और 20 से 20 लेस करोगे तो नील आ जाएगा। तो किसी एक का एब्सोल्यूट सरप्लस मिल गया आपको। ठीक है, ओके, तो एक टेबल बनाना पड़ेगा किसका कितना कैपिटल सरप्लस है वो देखने के लिए। ठीक है, ओके, हाँ हाँ, 5 था सरप्लस और 8 में रिलेटिव सरप्लस माइनस किए तो एब्सोल्यूट सरप्लस आ गया। तो अब जो लिक्विडेटर है उनका काम क्या, एब्सोल्यूट किसका है उनको सबसे पहले पे कर देंगे, उनका कैपिटल। ठीक है, 60,000 सबसे पहले। तो नेक्स्ट, हाँ बस ये स्टेटमेंट के बाद आप दो लाइन लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग इससे प्रैक्टिकल पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट शुरू करेंगे। ये तो पूरा प्रोसेस है। तो फाइनली लिखो, तो फाइनल रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, फाइनल रिपेमेंट ऑफ कैपिटल कैपिटल जो रीपे करेंगे, फर्स्ट रीपे करोगे एब्सोल्यूट सरप्लस, कैपिटल सबसे पहले क्या रीपे करोगे, मतलब एब्सोल्यूट बोलो तो किसका आया था, वाई का जो 60,000 आया ना, ये सबसे पहले रीपे करोगे फर्स्ट। ओके, सेकंड रीपे करोगे, नेक्स्ट किसको रीपे करोगे, सेकंड रिलेटिव सरप्लस, रिलेटिव सरप्लस कैपिटल। एब्सोल्यूट को सबसे पहले रिपे करोगे, इसके बाद क्या रिपे करोगे, रिलेटिव सरप्लस कैपिटल। बोलो रिलेटिव कितना आया था, इस सेकंड, इसका 30,000 इसका 20,000 आया था, है ना, तो रिलेटिव पे कर दोगे। सबसे पहले एब्सोल्यूट रिपे करोगे, फिर क्या पे करोगे, रिलेटिव रिपे कर दोगे। तो बोलो एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिपे कर दिए, तो इसके बाद अब सबको पे करोगे इन प्रॉफिट रेशियो। ये तो 30,000 20,000 ना रिलेटिव सरप्लस, है ना। लास्ट जो आया था एब्सोल्यूट सरप्लस, इसके ऊपर देखो रिलेटिव सरप्लस 30,000 20,000, ये सेकंड रिपे करो, रिलेटिव सरप्लस। और आफ्टर दैट repaid to all partners in profit sharing ratio। इसके बाद सबको रिपे करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से रिपे करोगे। ये जो रिपेमेंट का एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, उस टेबल का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अंडर पीस मेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट है पीस मेल डिस्ट्रीब्यूशन, उस स्टेटमेंट बनेगा। उस स्टेटमेंट कौन बनाते हैं, लिक्विडेटर। उस स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे नेक्स्ट डे, इसका रूल सारा सीख लिया हम लोग। और उसमें एक चीज कैलकुलेशन होता है एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल मेथड में, किसका सरप्लस कैपिटल है किसका एब्सोल्यूट है वो फाइंड करना। ठीक है, कल फिर क्लास है, कल बना अकाउंट से टैक्स का हो गया, जो भी थ्योरी पार्ट था वो इसका। हाँ तो सब थ्योरी, किसमें क्या रेट से टीडीएस काटेगा वो सब से। हाँ सब अब कंटिन्यू यही चलेगा, इसके बाद तो रिवीजन स्टार्ट करना है जल्दी। हाँ हाँ बस भाई हो गया, अब रिवीजन से जो होगा ना, हाँ बस हाँ रिवीजन होगा। ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन सब होमवर्क दिए थे नहीं हुआ, हम सॉल्व करके ग्रुप में डाल देंगे, तो देख लेना। ठीक है, अभी अकाउंट्स चलेगा कंटिन्यू, ये डिसोल्यूशन का पार्ट है, डिसोल्यूशन कंप्लीट कर ले फिर हो जाएगा। ठीक है।